नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का मोटिवेशन है, सपने देखना ज़रूरी है लेकिन उन्हें पूरा करने की चाबी आपके हाथों की मेहनत में है। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास का टॉपिक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जिसमें बेंथम, जी.एस. मिल और कार्ल मार्क्स के जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। इससे पहले हमने प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, मैकियावेली और रूसो जैसे विचारकों की कक्षाएं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व किया था। आज बेंथम, जी.एस. मिल और कार्ल मार्क्स के जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति निम्नलिखित में से किससे ली थी? हेगल से, मिल्टन फ्रीडमैन से, बी.आई. लेनिन से, एंटोनियो ग्राम्शी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेगल से। मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति हेगल से ली थी। हेगल एक जर्मन दार्शनिक विचारक था जिससे मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी। जहां मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में पदार्थ अर्थात मैटर को प्रमुखता माना है, वहीं हेगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में विचारों को प्रमुख माना है। हेगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में विचारों को प्रमुख माना है और मार्क्स ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति में पदार्थ को प्रमुख माना है। मार्क्स का मानना है कि संसार का उद्भव, विकास और अंत सभी कुछ इंद्रिय गोचर पदार्थ पर निर्भर है, ना कि अदृश्य वैचारिक सत्ता पर। मार्क्स का अदृश्य सत्ता में कोई विश्वास नहीं था। अदृश्य सत्ता कहते हैं विचारों में कोई विश्वास नहीं था। मार्क्स का मानना था कि पदार्थ व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करता है, ना कि विचार करता है। जो पदार्थ होते हैं वो व्यक्ति के दृष्टिकोण को बनाता है, विचार कुछ भी नहीं करते हैं इसमें। मार्क्स का मानना है कि इस दृश्यमान जगत भौतिक संसार के प्रत्येक पदार्थ में द्वंद्व विद्यमान है। यही द्वंद्व ही विकास का आधार माना जाता है। अतः द्वंद्वात्मक पद्धति मार्क्स ने दी थी और द्वंद्वात्मक पद्धति हेगल से ली थी। आपका अगला सवाल, कानूनी संबंधों के साथ साथ राज्य के रूपों को न तो स्वयं समझा जा सकता है, न ही मानव मन की तथाकथित सामान्य समझ द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन वे जीवन की स्थितियों में निहित हैं। निम्नलिखित में से किसने यह कथन कहा था? पीटर क्रोपेकिन ने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, कार्ल मार्क्स ने, एरबर्गिस फिशर ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। आपका अगला सवाल, मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 आयाम हैं। इनमें से कौन सा आयाम एक नहीं है? विरोधों की एकता का नियम, विरोधाभास। मात्रा की गुणवत्ता में परिवर्तन का नियम,
इसका अर्थ यह है कि मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक क्रांतिकारी स्थिति की ओर ले जाते हैं। निषेध के निषेध का नियम, थीसियस, एंटीथीसियस और सिंथेसिस। यह नियम की सामग्री और आदर्श मान समान है और एकता का गठन करते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। यह नियम की सामग्री और आदर्श समान है और एकता का गठन करते हैं। यह मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 आयामों में शामिल नहीं है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी 3 आयाम थे, जिसमें विरोधों की एकता का नियम था, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का नियम था, निषेध के निषेध का नियम था। अतः मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में 3 नियम थे, 3 आयाम थे, 3 चरण थे, जिसमें विरोधों का एकता का नियम, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का नियम, निषेध के निषेध का नियम। आपका अगला सवाल, मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय से जोड़ा जा सकता है? आवश्यकता आधारित न्याय, अधिकार आधारित न्याय, न्यूनता आधारित न्याय, डेजर्ट आधारित न्याय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आवश्यकता आधारित न्याय। मार्क्स के साम्यवाद के सिद्धांत को आवश्यकता आधारित न्याय से जोड़ा जा सकता है। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक थे। कार्ल मार्क्स तत्कालीन पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को देखकर बड़ा व्यथित था। वह एक समान मूलक समाज की स्थापना करना चाहता था। मार्क्स अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निजी संपत्ति को सबसे बड़े व्यवधान के रूप में पहचानता है। उसका मानना है कि निजी संपत्ति ही समस्त बुराइयों की जड़ है। अतः मार्क्स समापन आवश्यक है। मार्क्स कहता है कि जो निजी संपत्ति है उसको समाप्त कर देना चाहिए, अतः उसका समापन आवश्यक है। इसका समापन क्रांति के माध्यम से संभव है। जो निजी संपत्ति है उसका समाप्ति करना क्रांति के माध्यम से ही हो सकता है। क्रांति के पश्चात स्थापित व्यवस्था को ही मार्क्स साम्यवाद का नाम देता है। जब उस क्रांति के बाद जो स्थापित व्यवस्था होती है उसको मार्क्स साम्यवाद नाम देता है। अतः वो संपत्ति का विरोध करता है। निजी संपत्ति है उसका घोर विरोधी है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किसका यह स्पष्ट रूप से विचार है कि यह मानना भ्रामक है कि राज्य का ऐसा सार्वजनिक चरित्र होता है जो नागरिक समाज के असंगत तत्वों में सामंजस्य स्थापित कर सके? एंटोनियो ग्रास्मी, मिशेल फूको, कार्ल मार्क्स, जैक डेरिडा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन यह दावा करता है या करती है कि आधुनिक समाज में बुनियादी राजनीतिक विरोधाभास नागरिक के रूप में आदमी और निजी व्यक्ति के रूप में आदमी के बीच है? कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्रास्मी, सुदीप कविराज, नीरज चंडोक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यह दावा करता है कि आधुनिक समाज में बुनियादी राजनीतिक विरोधाभास नागरिक के रूप में आदमी और निजी व्यक्ति के रूप में आदमी के बीच है। अतः मैन एज सिटीजन की संज्ञा दी थी। आपका अगला सवाल, कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही और शक्तिशाली राज्य की भर्त्सना करते हुए निम्नांकित में से किस रचना में सर्वहारा से इसे नष्ट करने को कहा है? एंटी ड्यूरिंग, ऑन दी जू,
this question. And 18th Brumaire of Louis Bonaparte, Economic and Philosophic Manuscript of 1844। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। एंड 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट नामक पुस्तक में मार्क्स नौकरशाही और शक्तिशाली राज्य की भर्त्सना करते हुए सर्वहारा से इसे नष्ट करने को कहा है। मार्क्स की 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट जो 1852 में लिखी गई थी, बोनापार्टिन राज्य की चर्चा की गई है, जिसमें मार्क्स का मानना है कि राज्य एक स्वायत्त संस्था नहीं है बल्कि यह ऊपरी संरचना है जो आर्थिक आधार पर टिकी हुई है। राज्य उसी वर्ग का होता है जिस वर्ग का आर्थिक साधनों पर आधिपत्य होता है। इस प्रकार राज्य स्वायत्त नहीं बल्कि वर्गीय संस्था है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नांकित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया है कि फ्रांस में शासन प्रणाली की वैधता सुनिश्चित करने हेतु बोनापार्टवाद बुर्जुआ के एक हिस्से और सर्वहारा एक हिस्से के बीच अवसरवादी और लोक लुभावन गठजोड़ था? कार्ल मार्क्स ने, बी.आई. लेनिन ने, जोसेफ स्टालिन ने, लियो ट्राटस्की ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। आपका अगला सवाल, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, यह कथन कार्ल मार्क्स के किस पुस्तक में? द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। मार्क्स ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, यह कथन मार्क्स ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में कहा था। आपका अगला सवाल, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य स्थापित करना था एक जाति विहीन समाज, धर्म पर आधारित एक समाज, एक वर्ग विहीन समाज, नैतिकता पर आधारित एक समाज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक वर्ग विहीन समाज। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज स्थापित करना था। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य एक वर्गहीन समाज इसका निर्माण करना था जिसमें वर्गीय विभेद जो बुर्जुआ सर्वहारा समाप्त हो जाएंगे, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। अतः एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, जो पिछले वाला सवाल है उसका आंसर चेंज कर लेना, वो गलत हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, यह कथन कार्ल मार्क्स ने अपनी कृति क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम में दिया था। क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम में दिया था। क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम में मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के लिए समाजवादी समाज की रूपरेखा खींची थी तथा यह बताया था कि साम्यवादी समाज में जरूरतों के आधार पर वापसी होती है तथा समाजवादी समाज में योग्यताओं का व कार्यों के अनुरूप मिलता है। अतः यह कथन मार्क्स की क्रिटिक ऑफ द ग्रोथा प्रोग्राम में है। इसको चेंज कर लेना दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। पहले गलत बता दिया था, अब इसका आंसर डी होगा, सॉरी।
इसका आंसर डी होगा। आपका अगला सवाल, दास कैपिटल निम्न में से किस विचारक का ग्रंथ है? हेगेल का, मार्क्स का, लेनिन का, इनमें से किसी का नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्क्स का। दास कैपिटल है वो मार्क्स की कृति है। मार्क्स की प्रमुख रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना है दास कैपिटल, जिसे 1867 में लिखा गया था। जिसे 1867 में लिखा गया था। इस पुस्तक को मार्क्स की बाइबल कहते हैं। दास कैपिटल है जिसे मार्क्सवाद की बाइबल कहा जाता है। मार्क्सवाद की बाइबल, मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल को कहा जाता है। आपका अगला सवाल, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लास्की, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। कार्ल मार्क्स सर्वहारा समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से ज्ञात मार्क्सवादी समाजवाद को मार्क्स इसलिए वैज्ञानिक कहता है कि यह इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। इसके पहले साइमन फोरियर तथा ओवन का समाजवाद वैज्ञानिक इसलिए नहीं था क्योंकि वह इतिहास पर आधारित न होकर केवल कल्पना पर आधारित था। तो मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन में कहा गया कि विचारधारा मिथ्या चेतना है। मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि विचारधारा मिथ्या चेतना है। यह मार्क्स का ही कथन है, वो समाजवाद के संबंध में है। अतः समाजवाद का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे? जयनारायण व्यास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण अपने विचारों के प्रारंभिक चरण में मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। यद्यपि इस चरण में उनके समाजवादी दर्शन में मुख्यतः मार्क्सवादी धारणाओं का प्रतिपादन हुआ तथा उन्हें मार्क्स का कट्टर अनुयायी कहा जाता है। अतः जयप्रकाश नारायण को मार्क्स का कट्टर अनुयायी कहा जाता है। समाजवाद की व्याख्या में उनकी स्वतंत्रता की मौलिक अंतर्दृष्टि भी परिलक्षित होती है। अतः ये कट्टर मार्क्सवादी था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के मसीहा के रूप में जाना जा सकता है? थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जा सकता है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रेरणा थे। कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की 1867 में, जिसे मार्क्सवादियों की बाइबल कहा जाता है। आपका अगला सवाल, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? जर्मनी के, फ्रांस के, यूके के, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था 1818 में। 1818 में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। आपका अगला सवाल,
मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है भौतिक शक्तियों का, धार्मिक शक्तियों का, राजनीतिक शक्तियों का, भौतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों की सम्मिश्रण का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक शक्तियों का। मार्क्स के अनुसार इतिहास राजनीतिक शक्तियों की उपज है। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद, संहितावाद, व्यवहारवाद, क्रीड़ा सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो मार्क्स ने दिया था, अधिसंरचना का सिद्धांत मार्क्स ने दिया था। आपका अगला सवाल, निम्न में से एक मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? प्रत्ययी स्थायित्व, समग्रवादी पद्धति, सामाजिक प्रासंगिकता, संपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था है वो मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषता है प्रत्ययी स्थायित्व, समग्रवादी पद्धति, सामाजिक प्रासंगिकता, लेकिन संपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था शामिल नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका मत था कि अब तक विद्वान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? कार्ल मार्क्स का, माओ का, लेनिन का, ग्रामशी का। आपकी सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का कथन था कि अब तक विद्वान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, अतः वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में यह कथन कहा था कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या आर्थिक नियतिवादी के सिद्धांत के आधार पर की, अर्थात समाज में दो प्रमुख वर्ग होते हैं, बुजुर्गा व सर्वहारा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग, जिसमें उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य हेतु संघर्ष होता रहता है। मार्क्स के अनुसार समाज का विकास सदैव प्रगतिशील होता है, अर्थात प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व की अवस्था से सदैव प्रगतिशील होती है। मार्क्स के अनुसार एक अवस्था आएगी जब उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व होगा और समाज में संघर्ष समाप्त हो जाएगा और राज्य का लोप हो जाएगा। अतः वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने ही दिया था। आपका अगला सवाल, वैज्ञानिक समाजवाद से निर्णायक तत्व हैं धन तथा संपत्ति का समान वितरण, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, आय में समानता तथा शोषण का अंत, सामाजिक न्याय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व माना गया है। आपका अगला सवाल, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था स्पेंसर, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लूथर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रेरणा माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु उन्होंने यूटोपियन समाजवाद की आलोचना की। फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। अतः वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आपका अगला सवाल, किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? हीगल, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की मान्यता था कि एक राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है। आपका अगला सवाल, क्रांतियां ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? जीन का, माओ से तुंग का, लॉर्ड जेम्स बियस का, कार्ल मार्क्स का, व्लादिमीर लेनिन का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि क्रांतियां ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं। यह कथन कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स क्रांति को सामाजिक प्रगति का सशक्त माध्यम मानते हैं। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया था कि प्रत्येक ऐतिहासिक युग के अंत में एक ऐसा बिंदु आता है जब नई उत्पादक शक्तियां पहले से विद्वान वर्ग संघर्षों या संपत्ति संबंधों के साथ संघर्ष करती हैं, तो इसी से सामाजिक क्रांति होती है और इतिहास आगे बढ़ता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? व्यक्ति, जनता, वर्ग, दल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ग। मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक वर्ग है। वर्ग है। मार्क्स का वर्ग संबंधी सिद्धांत उसके ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के सिद्धांत का उपपरिणाम है। मार्क्स के विचारों के अनुसार वर्ग एक सामूहिक एकता है, वह वैसे ही जैसे हीगल के लिए राष्ट्र एक सामूहिक एकता है। इतिहास में वर्ग एक इकाई के नाते कार्य करता है और एक इकाई के नाते ही यह अपने विशिष्ट विचार एवं विश्वास उत्पन्न करता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन और स्वतंत्रता को पहचानने के लिए, गरीबों के शोषण को समाप्त करने के लिए, धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधानिकता प्रदान करने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मार्क्स राज्य की उत्पत्ति हुई धनी लोगों के द्वारा गरीबों के शोषण को वैधानिकता प्रदान करने के लिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।